नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं विकास शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास अन्य क्लासों से भिन्न होने वाली है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी इकोनॉमी के लिए, उन सभी बातों के लिए मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा और इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो देखो भैया, थोड़ी सी डेयरिंग कर रहा हूँ मैं नई चीज स्टार्ट करने की। क्या कि मेरा मेरा ऐसा मानना है कि जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं वह ऐसे ना पढ़ें कि पीपीटी पढ़ते जाएं, पीपीटी इकट्ठे करते जाएं। भैया ऐसे पढ़ें कि हमारे पास वह आगे तक के लिए, प्री मेंस के लिए क्या हो दोस्तों, नोट्स भी तो बन जाए जिसको हम रिवीजन कर सकें। तो वह मैं आपके साथ पूरी मेहनत करवाऊंगा, मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखो, दो चीजों का ध्यान रखना। नमस्कार सचिन सेलार जी, कुंवर बाबा। अरे कुंवर बाबा जी, आई थिंक सारे यहाँ पर यूपीएससी कैंडिडेट रहेंगे। चंदन सिंह जी, जबरदस्त रहेगा, है ना, पूरी तरीके से रहेगा, इवन ज्यादा रहेगा। आजकल क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन एक बेसिकली स्ट्रैटेजी आजकल क्या लेके आ रहे हैं, जो यूपीएससी ट्रेंड लेता जा रहा है ना, उसी को सिलेबस को लेके अपने स्टेट्स में भी आ रहे हैं। और इकोनॉमी तो आजकल भैया रिलेवेंट आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेगी, तो स्टेट के लिए लोड ही नहीं देना। और चंदन जी, एक काम करना, इसके निमित्त आप मुझसे बात कर लेना। किस पर? 9269000585। क्लास के बाद बात कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेके कैसे चलेंगे वह भी समझ लो। देखो, आप सभी ने, जितने भी नए विद्यार्थी आए थे, एक तो एनसीईआरटी का हमारा लेक्चर देख लेना, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको जल्दी जल्दी देख लेना। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि जो क्लास 12 का हमारी एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमी वाली बुक में, कि उसमें मुद्रा के बारे में बातचीत चल रही थी, राजकोषीय नीति के बारे में पूछा था, बजट के बारे में बातचीत करी थी। वह सारी गूढ़ बातों को मैं इन लेक्चर्स में शामिल कर लूंगा। और साथ ही साथ हमारे यूपीएससी प्री कम मेंस दोनों पे मेरा फोकस रहेगा कि यदि मैं आपको प्री का कोई डेटा बता रहा हूं तो वो मेंस के लिए भी कितना रिलेवेंट हो, इसका भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब ये नोट्स जो हम तैयार करेंगे सर, इसके अंदर का आप करंट का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। मैं दोस्तों, मेरी तरफ से इकोनॉमिक सर्वे प्लस जो हमारा बजट आया है इस बार का, इन दोनों को हट जो टॉपिक इससे रिलेवेंट होगा उसमें साथ साथ समाहित करने का प्रयास करेंगे ना। तीसरी बात, अब आपको क्या करना है, आपसे मैंने जो अनुरोध किया था कि आपको एक रजिस्टर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? रजिस्टर बनाना है। मैं केवल यहाँ ज्ञान देके और पीपीटी में आपको समझा के जाना नहीं चाहता। यदि एक भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होता है तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। अच्छा, अब कैसे नोट्स बनाने, ये ध्यान रखो। आपको स्टार्टिंग में दोस्तों A4 साइज का है, जो भी आप नोटबुक काम में लेते हैं तो उसमें 20% का ये एरिया खाली छोड़ देना। क्या? इस एरिया को खाली छोड़ देना। अब क्यों छोड़ना खाली? देखो, ध्यान करो। आपने जैसे सपोज करो, पहला हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। अब ये हमने स्टार्ट कर दिया, सपोज करो इसके बारे में हम पढ़ते रहे अर्थव्यवस्था क्या है, हमने ध्यान लिया। फिर हमने देखा कि भैया कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। हमने यह जाना भैया बाजार में कैसे कीमत का निर्धारण होता है। अब सपोज करो हमने एक बाजार में कीमत निर्धारण के बारे में पढ़ा और आरबीआई ने कुछ उससे रिगार्डिंग न्यूज डाल दी, तो आप क्या करेंगे, उसको अलग जगह तो नहीं लिखना चाहिए। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। और कैसे लिखना है? केवल कीवर्ड में लिखना है। सपोज करो आप क्या आया कि इन्फ्लेशन रेट को अब जो 4% ±2 कर रखा था, इसमें चेंज करके 5% ±2 कर दिया। तो आपको पूरा ये नहीं लिखना कि आरबीआई ने कहा, आरबीआई के द्वारा नई नीति के अनुसार मुद्रास्फीति, नहीं, पूरा नहीं लिखना। केवल क्या लिखना है? इन्फ्लेशन नाउ 5% ±2। कैसे लिखना है? 5%, और इसमें ऐसे कर देना ±2। इससे आप समझ जाओगे भैया, या तो 5, या यूं कर लो कि 5 + 7, या -2 किया तो अपना ये क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से शॉर्ट में आप साइड में लिखते चलना। तो क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो ये नए पन्नों को आपको संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब करंट अफेयर्स के नोट्स मेकिंग की हमने बात करी थी,
तो इसमें हमने जबरदस्त रूप से काम किया था कि आपको कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए। नमस्ते रिया पटेल जी, ली कूपर जी, आप सभी का स्वागत है। अच्छा, और जितने भी बच्चे भैया इस बार आज रजिस्टर लेके बैठे हैं, एक बार बता दो, या ऐसे ही गप लड़ाका लड़ाने आए हैं वह भी बता दो, ठीक है। देखो सीरियस आप में से अगर एक भी रहता है ना तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। आप तय मान के चलना, इकोनॉमी का वह मैटर जो फर्स्ट रैंक के पास होगा वह भी आपके पास मिलेगा। और ये आप भी जानते हैं कि बाजार में सारा मैटर जो पास हो रहा है उसके पास भी वही है और जो फेल हो रहा है उसके पास भी वही है, ठीक है। एक तो उसको कैसे उसने कंसाइज किया है, जिसने ढंग से कंसाइज कर लिया वो इस परीक्षा को पास कर लेगा दोस्त। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ के रहना है। इसको हम कैसे भी करके बढ़िया से निपटाएंगे। और आज का हमारा पहला चैप्टर रहेगा अर्थव्यवस्था एक परिचय। अच्छा, जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें क्या करना है, पहले और दूसरे पन्ने में, पहले पन्ने पर तो आपको दोस्तों आपका प्री का सिलेबस उस पर होना चाहिए। और प्री का सिलेबस तो बहुत बड़ा है हमारा इकोनॉमी का, ठीक है। और दूसरा मेंस का सिलेबस भी हमारा तो बहुत बड़ा होगा इकोनॉमी का। कौन सा पेपर है आप सभी को ध्यान होगा, जीएस का तीसरा पेपर है। अच्छा, इकोनॉमी में टोटल दोस्तों 10 पॉइंट आते हैं ना, तो इन 10 पॉइंटों को या तो आप अपने हाथों से लिख लेना, ठीक है। बाइफिकेशन करके लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख लेना। अच्छा, प्री में हमारे लिए क्या सिलेबस रहेगा आप सभी जानते हैं। प्री में इकोनॉमी का बड़ा शानदार सा छोटा सा सिलेबस बता रखा है, वह आप लेकिन अवश्य लिख लेना। कैसे, आर्थिक और सामाजिक सतत विकास, एक तो ये लिखा हुआ है उसमें। दूसरा गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, ये आपके कितने 5 बिंदु इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं। तो आपको प्री का पहले पन्ने पर ये तो सिलेबस यहाँ नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आधे पन्ने पे फिर आप क्या करना, मेंस का लिखना। ये आपको आज काम करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, मेंस में क्या लिखेंगे, मेंस का जो हमारा पेपर थर्ड है उस पेपर थर्ड के अंतर्गत स्टार्टिंग के 10 टॉपिक हैं हमारे मेंस के सिलेबस के, वह भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 करके आपके टॉपिक आएंगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ काम आएगी। नमस्ते, आज फर्स्ट क्लास है। देखो विजू मोगल जी, हमने बेसिकली जो बेसिक नॉलेज थी सारी हमने एनसीईआरटी की छठी से 11वीं तक की पुस्तकों में करने का अच्छे से प्रयास किया था ना। बहुत सुंदर मंडल अनिमा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेकिन क्या करना है आपको, अब ये जो मेंस का सिलेबस रहेगा, जैसे पहला ही टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, ठीक है। अब इस पहले टॉपिक को आप यहाँ लिख के जो जो आपके इसके सब डिवाइड है उसको यहीं पर लिख लेना। कैसे, जैसे पहला हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दूसरा आ जाता है संसाधनों को जुटाने की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपके बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। तीसरी ये बात करते हैं प्रगति, प्रगति किसकी देखना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की। फिर इन्होंने लिखा है विकास, विकास मतलब डेवलपमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की। फिर आपसे पूछते हैं कि भैया इससे संबंधित जो भी विषय है वह इसमें आ जाएंगे, कौन से, रोजगार तथा संबंधित विषय। ये दोस्तों आपको पहला टॉपिक है मेंस का। तो आपने क्या किया, आपने सिलेबस जब लिखा तो फर्स्ट मेन हेडिंग क्या थी आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके ये बेसिकली कितने पॉइंट थे, ये इसके 5 पॉइंट निकल के आए। ऐसे आप अपने सिलेबस अच्छे से लिखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, समावेशी विकास। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। देखो जो भी सीरियस विद्यार्थी हो ना वही रुकना, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, आप अपना भी समय खराब कर लेंगे यदि इसमें ऐसे ही बैठ के देख के चले जाएंगे तो, ठीक है। तो दूसरे पहले पन्ने पे क्या करना आपको, प्री का सिलेबस लिखना, मेंस का सिलेबस कैसे लिखना, जैसे पहला पॉइंट है तो उसकी सब हेडिंग के अंतर्गत 5 पॉइंट आएंगे तो उनको लिखना। दूसरा पॉइंट कौन सा है, समावेशी विकास। उसके बाद दोस्तों चौथा, पांचवा, छठा और सातवां एग्रीकल्चर का पॉइंट है। मतलब कि 100% जो हमारा जीएस थर्ड में इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें 40% किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है, कृषि से संबंधित पार्ट है। और जब हम प्री का पढ़ेंगे ना तो दोस्तों मैं आपको मेंस का इसमें बड़े शानदार तरीके से जोड़ता चलूंगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि अब इकोनॉमी में कृषि से रिलेटेड आपको कोई भी योजना, कोई भी नई न्यूज ध्यान में आती है तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अच्छा देखो उससे क्या लाभ होगा मित्रों आपको, आप बच्चे जब ये लिख लोगे ना सिलेबस
तो आपके माइंड में कुछ चीजें आ जाएंगी, भैया ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड करता है मेरे मेन से और प्री से, तो आपको ऐसे बांट कर ही लिखना है ना, पूरा बांट के लिखना। ठीक है, तो ये काम कर लेना। और अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ टॉपिक, उसके बाद आपको कैसे लिखना है वह भी मैं आपको बता दूंगा। क्या होता है, सामने जब बच्चों के चेहरे दिखते रहते हैं ना, उनकी मुस्कुराहट, उनका शंका और उनको समझ में आने का उत्साह, वो इसमें दिखाई नहीं देता, तो इसको मैं बहुत मिस करता हूँ। ठीक है ना, आपके कमेंट्स के माध्यम से तो ध्यान में आ जाता है, लेकिन कई बार कमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, समझने की जगह कहीं उल्टा काम तो नहीं हो गया। तो आपको क्या करना है, रिलीजियसली इसको फॉलो करना। तो आपके चेहरे का जो तेज, आपकी जो सफलता का उत्साह होगा ना, वह मुझे भी बड़ा आनंद देगा। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो अब क्या करना, नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना क्या है अर्थव्यवस्था, यह तो समझ जाओ। देखो दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि यार हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड है, तो मैंने क्या बोला, राज्य की अर्थव्यवस्था बोल दिया मैंने। तो मैंने राज्य बोला तो इसका मतलब कि आपके राज्य से यदि डिफरेंट राज्य है आपका, तो उससे मैंने आपको डिफरेंशिएट कर लिया। मैंने क्या बोला, मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था। तो एक चीज मेरे समझ में आई कि जब भी मैंने अर्थव्यवस्था की बात शुरू करी, तो मैंने एक सीमा की बात कर दी, मैंने एक राज्य की सीमा की बात कर दी। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, ऐसे ही बोल दिया मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था तो बहुत शानदार है। तो आप बैठे थे कौन, नवीन कुमार जी बैठे थे। नवीन कुमार जी ने मेरे से बोला कि सर कब की बात कर रहे हो, वो दिन गुजर गए जब अच्छी हुआ करती थी, आज की बात करो। मुझे आप ये बताओ सर कि कौन से समय की बात कर रहे हो कि मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो मैंने आपको अपने आप को करेक्ट किया, तो मैंने क्या बोला, सही कह रहे हो भाई नवीन, मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ 2019 से 20 की। हाँ बोलो सर, ऐसे बोलो ना, अरे सर ये तो बताओ 2019 से कौन से महीने की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा ये लड़का तो बड़ा जबरदस्त है, बाल की खाल निकाल रहा है अर्थव्यवस्था की। तो मैंने बोला देखो भैया, अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 में जो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था थी ना, वो बहुत सॉलिड थी। अब तो समझ में आ गई तेरे, बोला कि हाँ अब समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया किसी भी अर्थव्यवस्था की यदि आप बात करेंगे तो उसमें तीन की फैक्टर रहेंगे। क्या, कि उस आपको किसी सीमा को बांधना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था किसी आप व्यवस्था की जब बात करेंगे तो उसके लिए आपको एक क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो देश का हो, राज्य का हो, घर का हो, चाहे आपका स्वयं का हो। मेरे घर की अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड है। देखो बात करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे, मेरे भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्षेत्र विशेष को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, आगे एक शब्द जोड़ दिया, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, नालायक चीन की अर्थव्यवस्था। आज दोस्तों इतना गुस्सा आया, यदि आप में से जो जो भारतीय हैं, अपने आप को भारतीय मूल का मानते हैं, भारत का निवासी मानते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, तो चीन की एक भी ऐप मत रखना। पहला काम तो ये करना, सोनम वांगचुक ने जो बॉयकॉट चाइना का अभियान चलाया है, उसको आज रिलीजियसली पूरा करना। देखो बहुत बड़े देश में ट्रांजिशन फेजेस चल रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी और सीमा के फ्रंट पे भी। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, पहले कभी भी किसी ने ऐसा विचार नहीं किया था कि हम इतने एग्रेसिवली हमारे देश की बात को रखने लग जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगर आपने किसी बिगड़ेल बच्चे को छेड़ दिया तो इनिशियली तो क्या होगा, हड़कंप तो मचेगा ही मचेगा। अब वो हड़कंप मचने में, शांत होने में समय लगेगा। अब ये जो बिगड़ा बच्चा है ये हड़कंप मचा रहा है, क्या कर रहा है, हड़कंप मचाने की कोशिश कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको ये समझ जाना चाहिए कि अब ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, और यह जो देश है वह देश नहीं है जो आजाद हुआ था। ठीक है ना, आजादी के बाद तो आपने चारों तरफ से हमारे क्षेत्र को हड़प लिया था, लेकिन ये अब वह देश नहीं है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो बैठे हैं ना, जैसे सम्राट जी बैठे हैं, नवीन जी बैठे हैं, तेज प्रताप जी बैठे हैं, ये जागरूक व्यक्ति है। ठीक है, जागरूक नागरिक है देश के। देखो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक विषय बता दूं कि जैसे नेपाल का बड़ा आईआर में एक इशू चल रहा है, ये हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता है, किसमें, भारत और चाइना के बीच में। अच्छा, बफर स्टेट क्या होता है,
देखो दोस्तों, इन दो देशों के बीच में एक देश होता है जो, जैसे आपका सैंडविच होता है ना, उसके बीच में होता है, इसी तरीके से सैंडविच के बीच में नेपाल है। तो चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट का काम क्या कर रहा है? नेपाल काम कर रहा है। तो बफर स्टेट क्या होता है? दो देशों के मध्य में स्थित कोई देश होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बफर स्टेट बोलते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि आजादी के बाद जो नेपाल में राजशाही तंत्र था, तो वहां के राजा ने नेहरू जी को बोला था कि देखो नेहरू जी, हमारे नेपाल की कोई तो बाउंड्री नहीं है यहाँ पर भारत से, मतलब भारत से हमने वैसे मान रखी बाउंड्री है, लेकिन हम भारत और नेपाल की बाउंड्री ऐसी है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, पूरा तो मिला हुआ है संस्कृति, हिंदू पूरा देश है हमारा, मंदिर आप यहाँ देख ही रहे हैं, जो आपके यहाँ पे त्योहार होते हैं सारे त्योहार ही हमारे यहाँ होते हैं, जब आपके यहाँ होली बनती है तो हमारे भी होली बनती है, ठीक है, पशुपतिनाथ जी को हम सब आराध्य देव मानते हैं। तो देखो ऐसा है, आपकी और हमारी संस्कृति बिल्कुल एक है, और बेसिकली नाम ही अलग है, बाकी हम एक ही हैं। तो राजा ने नेहरू जी को बोला कि साहब नेपाल को आप हमारे साथ, आपके साथ मर्ज कर लीजिए। मर्ज कैसे कर लो? ऑफिशियली मर्ज कर लो, ठीक है। पर नेहरू जी तो नेहरू जी थे, ये इन्होंने कबूतर उड़ाए और चीन के पास चले गए, लेकिन नेपाल को भूल गए। और आज ये वही नेपाल है जो भारत के लिए बुरी तरीके से एक सरदर्द बना हुआ है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट अब बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने की वजह से वहां की जो आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर अब चाइना का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप है, ठीक है। तो भैया ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और स्टार्टिंग के जो 30 वर्ष हैं, इन 30 वर्षों में आज हमने जितनी हमारी सीमा खोई है ना दोस्तों, ये जबी की है। देखो हमारे गांव में अगर खेत की एक पगडंडी भी इधर उधर हो जाती है ना दोस्तों, तो लठ चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं? लठ चल जाते हैं। लेकिन हमारे देश की लाखों किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की भूमि हमने दे दी, है ना, दे दी। डेमोक्रेसी में जिसको हमने हमारा प्रतिनिधि चुना था उन्होंने दे दी, और जिसका दंड आज हम भुगत रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, अब अर्थव्यवस्था पे आ जाओ। तो मैंने अर्थव्यवस्था की क्या बात की? किसी भी अगर अर्थव्यवस्था की मैं बात करूंगा तो वह शब्द अधूरा है जब तक कि उसके आगे मैंने किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा हो। लिखना मत, जो समझा रहा हूं उसको समझते जाना। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, या मैंने बोला विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अभी नहीं लिखना अनुराधा कुमारी जी, अभी केवल सुनते जाओ, मैं आपको बता दूंगा, समझना बहुत जरूरी है। देखो गुड लिसनर बनोगे ना तो ही लाभ होगा। सम्राट सिंह जी, ये बेसिक क्लास इकोनॉमी की है। ये लिबोर और मीबोर बुद्धि में से कहां से आते हैं आपके एंड टाइम पे? जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। ऐसे काम करके दुख मत दिया करो बीच बीच में, आपके नंबर कम हो जाएंगे मेरी आंखों में। चलो अब देखो भैया, अर्थव्यवस्था में आप समझ गए। अब अगली चीज समझो, एक बार आप इकोनॉमी के बेसिकली आराम से चलने दो आप 2-3 दिन, फिर एकदम से फ्लाइट पकड़ लेंगे, ठीक है ना। बेसिक एकदम से समझ जाइए, फिर एकदम से सारे पॉइंट्सों पे फ्लाइट पकड़ लेंगे। अभी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अच्छा, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र को गतिशील बेसिकली बताने वाली एक व्यवस्था है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होती है। अब मैंने एक डेफिनेशन बोली आपसे, तो अब आपको क्या करना? ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अभी आप समझ लो दोस्तों अच्छे से। अब आपको क्या करना, इस कीवर्ड के नीचे मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ उसको लिख लेना है। आप जो भी अपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो एक बार लिख लेना। अब मैंने क्या बोला? अर्थव्यवस्था से मेरा क्या रिलेशन? मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र को गतिशील चित्रण है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होती है। ये इसकी डेफिनेशन। अब क्या करना? या तो उसमें दो तरीके हैं दोस्तों, कि मैं आपको ये साथ साथ लिखवाते भी चलूं, या आपको मैं बता दूं कि कहां पर क्या चीज आपको लिखनी है, और उसके तुरंत बाद जब लेक्चर आपका फिनिश हो जाए तो फटाफट अपने नोट्स कवर कर लेना। ये राष्ट्र है ना, ये राष्ट्र है। अच्छा अब ये देखो, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं अर्थव्यवस्था के। क्या लिखे हैं? एक तो लिखा राष्ट्र, एक लिखा नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक लिखा मैंने उपलब्ध संसाधन, एक लिखा मैंने समुचित नियोजन, और एक लिखा मैंने अर्थ। अब ये जो मैंने ऊपर के 5 पॉइंट लिखे, इनकी व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि अब इसको जोड़ने का प्रयास करो। किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, क्या,
किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो आपके देश में उपलब्ध संसाधन है, मतलब कि सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन, ध्यान रखना शब्दों का, नियोजन नहीं, समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को केंद्र में रख, मतलब किसको केंद्र में रखना है, अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और दोस्तों इसको अंग्रेजी में इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। मैंने इकोनॉमी बोला, इकोनॉमिक्स नहीं बोला, अर्थशास्त्र नहीं बोला, मैंने बोला अर्थव्यवस्था। तो भैया क्या हो गई अर्थव्यवस्था? किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका यदि हम समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही क्या होती है? इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अर्थव्यवस्था है। देखो, तो आपने क्या देखा कि जब भी मैं अगर इकोनॉमी की बात करूंगा तो किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप सभी को ध्यान में होगा कि जब मैंने आर्थिक क्रियाओं की आपसे अभी चर्चा करी, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये लिखना नहीं है आपको, अभी इतना जो मैंने बताया ना वही करना है। अब आपको नोट्स बनाते हुए क्या लिखना है? ये तो कीवर्ड्स लिखने हैं। जो मैंने आपसे एक डेफिनेशन छोटी सी बताई थी, अब आपको वह लिखनी है। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतिशील चित्र है जो किसी विशेष अवधि तक सीमित है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिखना। अच्छा, आगे अब आपको क्या लिखना है इसमें? अब मैंने आपसे वर्ड बोला, इसको पकड़ के चलना। ये भी लिखना है आपको। डेफिनेशन लिखने के बाद एक ऐसा सब सेक्शन बनाना। देखो, ये तो था आपका मेन सेक्शन जिसमें आपने लिखा क्या है अर्थव्यवस्था। अब इसके अंतर्गत हम जो भी बात करेंगे वो इसमें सब सेक्शन में आएगी। अब इस सब सेक्शन में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, जिन्होंने भी एनसीईआरटी की अच्छे से हमारी क्लासेस पढ़ी, देखी होंगी, सुनी होंगी, तो उसका मतलब समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? आप सभी जानते हैं, 4 क्रियाओं की हमने बात करी थी। पहली उत्पादन, पहली उत्पादन, दूसरी उपभोग जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन, तीसरी निवेश, चौथी विनिमय। क्या? चौथी विनिमय। अच्छा, अब ध्यान रखना, डेफिनेशन के बाद आप ऐसे ही सब सेक्शन अपने नोट्स में उतारना है। आर्थिक क्रियाएं, और उसको 4 बेसिकली भाग में जैसे एरो लगा के मैंने बताया, आपको ऐसे ही एरो लगा के लिखना है। उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। अच्छा, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन मानी उपभोग, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट और विनिमय मतलब एक्सचेंज। मैं चाहता हूं आपकी इकोनॉमी मेंस के लिए इसी वर्ष ऐसी तैयार कर दूं कि अगली साल आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़े, इसी में अपने मेंस के हिसाब से एडिफिकेशन फिर आप खुद ही करने लग जाएं और इन्हीं को और समृद्ध नोट्स को बनाते जाएं। आर्थिक क्रियाएं लिखना, फिर क्या लिखोगे? उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। अच्छा, अब मुझे क्या करना? उत्पादन मतलब क्या होता है? देखो, उत्पादन आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि उत्पादन के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो इनपुट की या फैक्टर्स की। हिंदी में फैक्टर्स को बोलते हैं कारक, और इनपुट तो आप सभी जानते हैं आगत। जैसे कि मुझे बनाना है आम रस। एक्चुअली आज आम रस बना था तो मुझे आम रस का ही एकदम से ध्यान आ गया एग्जाम्पल। अब आम रस के लिए इनपुट क्या चाहिए? एक तो चाहिए साहब आम। ठीक है, मेरी क्या ड्राइंग बहुत सुंदर है। एक चाहिए आम, दूसरी चाहिए चीनी, और हमारे दूध डाल के भी बनाते हैं, जैसे शेक बनाते हैं ना ऐसे, तो ये आमरस बना दिया। कई जगह बिना दूध के भी आमरस बनाते हैं, वह भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनपुट क्या था भैया? आमरस। और इस इनपुट से मैंने क्या बना लिया? ये आउटपुट बना लिया आमरस। ठीक है, तो उत्पादन में जब इनपुट या फैक्टर्स को उत्पाद में बदलना होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन। अब आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है मैं आपको भी बताता हूँ, पूरा समझ लेना। देखो, जल्दबाजी मत करना। अगर आप गुड लिसनर बन गए तो आनंद आ जाएगा। ठीक है ना, गुड लिसनर बन जाओ आप। अच्छा, उत्पादन में मैंने क्या बोला कि उत्पादन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ बनाने के लिए, मतलब कुछ प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट या कुछ फैक्टर्स को उत्पाद में बदलना होता है। मतलब कि ये जो चीनी, आम और दूध आया था, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया? उत्पाद में बदलना है। अच्छा, मैं क्यों उत्पाद में बदल रहा हूँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या बैठे बैठे उत्पाद में बदलता रहूं? नहीं सर, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है।
और ये हमारा केंद्र व्यवस्था है, ठीक है ना। आपने सर इसलिए उत्पाद में बदला क्योंकि इससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब कि मुझे जूस पीना था, मेरे शरीर को इसकी आवश्यकता थी, तो और मुझको मानसिक शांति भी चाहिए थी, और मैंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और इस सेवाओं को क्या किया दोस्तों, उत्पादन इसका किया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, उत्पादन में आप क्या लिखोगे, क्या डेफिनेशन लिखनी है, लिखनी है आपको, इसके आगे ध्यान रखना, केवल इतना लिखना है कि आगत, क्या लिखोगे, आगत या कारकों को उत्पाद में बदलना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक है, उत्पाद में बदलना। मेरी शानदार सी राइटिंग आपको समझ में अगर आती है और नहीं आती है तो भी भैया सुन के लिख लेना, ये आगत या कारकों को उत्पाद में बदलना है। ठीक है, समझ गए। उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन। सेकंड आर्थिक क्रियाएं होती है उपभोग। देखो दोस्तों, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी ना, ये चार चीजों पे खेला जाएगा आपको। आप जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन क्यों कर रहे हैं कि भैया इसका उपभोग हो सके। अच्छा, उपभोग क्यों करते हैं, आप सभी जानते हैं हम कंजम्पशन किसी भी चीज की इसलिए करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का जो हम प्रयोग करते हैं उसी को उपभोग बोलते हैं। ठीक है ना। फ्रिज लेके आए, आप बुक खरीद के लेके आए, या सपोज करें आप खाना भी खा रहे हैं, तो बेसिकली जो उपभोग आप कर रहे हैं, जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसलिए तो कर रहे हैं कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और इसके लिए हम क्या ला रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। अब कंजम्पशन के आगे आपको क्या लाइन लिखनी है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग है। दोस्तों बेसिकली मैं क्या करूंगा, आपको मैं इसलिए थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ कि एक बार आप और मैं अभ्यस्त हो गए ना किस प्रकार से हमें ये नोट्स को आगे अंडरटेकिंग लेके जाना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं अपन, फिर तो मैं बोलूंगा और आप समझ जाएंगे। अच्छा, उपभोग की डेफिनेशन क्या हो गई, मुझे क्या वो मिला है, चैलेंज। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। देखो आपकी बार अच्छी राइटिंग लिखी है मैंने, इसीलिए बताया कि देखो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आपने बोला अच्छा लिखो, लिख दिया मैंने। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग करना ही दोस्तों उपभोग कहलाता है। ठीक है, समझ गए, दैट इज कंजम्पशन। अच्छा, अगला क्या हो गया, देखो ये सारे काम करने के लिए आपको कहीं निवेश भी करना पड़ता है, इसको क्या हम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से क्या अभिप्राय है, देखो ये जो उत्पादन हो रहा है ना, इस उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुएं जैसे भवन, आप वहां मशीनें लेके आओ, इनका प्रयोग करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि अभी जैसे आम रस मुझे प्रोडक्ट बनाना था, आम की दुकान खोल ली मैंने, अब मैंने इतना अच्छा आम रस बनाया कि सबने बोला कि यार विकास जी आप तो आम की दुकान की, आम रस की दुकान खोलो ना, आपको बहुत चलेगा आपका। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करी, एक मिक्सी खरीद के लेके आया, और कुछ यूटेंसिल्स खरीद के लेके आया, और दुकान के आगे एक बढ़िया सी होर्डिंग लगा दी कि भैया विकास जी इकोनॉमिक्स वाले सर की आम रस की दुकान, जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक्स अंदर पढ़ो और बाहर आके सर के हाथ का आम रस पियो। ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिकली जो इक्विपमेंट में मैंने पैसा खर्च किया, ये क्या कहलाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय क्या हो गया, उत्पादन आगे बढ़ाने के लिए वस्तुएं जैसे भवन, मशीनें आदि का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, उत्पादन में ये लाइन लिखना, उपभोग में ये लाइन लिखना, निवेश में फिर ये लाइन लिखना, फिर लिखना विनिमय। अच्छा, विनिमय क्या हो गया कि आपने जूस पिया, आमरस पिया, फिर क्या बोला, देखो सर शिक्षा तो आपने फ्री में दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम आमरस के आपको पैसे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, दे दो भैया, इससे हमारा घर चल जाएगा। तो विनिमय के अभिप्राय क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय से है। मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, या तो आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। और वैसे बेसिकली आपने कल देखे भी थे
जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे कि जब हम एक्सचेंज करते हैं तो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं। बार्टर सिस्टम तो आप जानते ही हैं, और मुद्रा के माध्यम से भी आप जानते ही हैं, और आजकल तो वर्चुअल करेंसी के माध्यम से भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो विनिमय क्या हो गया? विनिमय से अभिप्राय है गुड्स एंड सर्विसेज के क्रय एवं विक्रय से है। समझ गए? ये तो ऐसे आपको क्या करना है, देखो क्या होगा दोस्तों, आपको भी अभ्यस्त होने में टाइम लगेगा कि यूट्यूब ने सब बच्चों की आदत बिगाड़ दी है पीपीटी पीपीटी दे दे के। कभी किसी के नोट्स बनते ही नहीं थे। तभी तो भैया कोचिंग का आजकल कोई तोड़ इसलिए तो नहीं निकल पाया। तो आपको क्या करना है, साथ साथ अब आपको बाद में थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। निवेश में अनुराधा जी लिखा है ये गुड्स एंड सर्विसेज है ना। गुड्स एंड सर्विसेज का मेरा तात्पर्य हो गया वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय से है। ठीक है, विनिमय का माध्यम समझ गए। अब आपका एक छोटा सा एक टॉपिक मैंने इसमें बता दिया, क्या है अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और इंपॉर्टेंट आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपसे बातचीत करी मैंने। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये आपका एक मेन हेडिंग ये पूरा हो गया। ठीक है, जैसे अब हम चल जाएंगे इसमें दूसरे हेडिंग में। समझ गए? दूसरे पन्ने पे आ जाएंगे आप। अब दूसरे पन्ने पे चलते हैं। हाँ, फिर आपको क्या लिखना है दूसरे हेडिंग में, ये मेन हेडिंग हो गई दूसरी। दूसरी मेन हेडिंग होगी अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या लिखने हैं आपको? अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि अर्थव्यवस्था है क्या। अब आप समझ लीजिए भैया अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार पहले कभी फिक्स नहीं थे कि ये पूंजीवादी बोल दी, समाजवादी बोल दी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल दी। एक्चुअली बेसिकली एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी जो कल हम एनसीईआरटी के ग्लॉसरी के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एडम स्मिथ का नाम आया था। और उनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको बोलते हैं कि भैया इन्होंने बेसिकली अर्थव्यवस्था को मैक्रो इकोनॉमी के रूप में बताने का प्रयास किया था इस पुस्तक के माध्यम से। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस में ही अर्थव्यवस्था के टाइप्स बताने पर विवाद हुआ कि भैया कैसे कैसे ये कितने प्रकार हैं क्या है। तो ये एडम स्मिथ साहब ने बताया था। कब बताया था? 1776 में बताया था। कब बताया था? 1776 में। अब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया, अब ये कहाँ लिखेंगे आप? आपको ये जो 20% करके जो एरिया है ना कॉपी का, वहां पर अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या आ गए हैं एस्टेरिक मार्क लगाना, और क्या लिखना? 1776 द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, रिटन बाय एडम स्मिथ, बस ब्रैकेट में लिख देना एडम स्मिथ। ठीक है, इतना ही लिखना है बस आपको। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी रिवीजन करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें एडम स्मिथ की बात आई थी, और एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब आई थी? 1776 में आई थी। समझ गए? लाला राम बैरवा जी क्लास शुरू हुई थी 8 बजे, है ना। कब स्टार्ट हुई थी? 8 बजे। देखो साथ साथ दोस्तों लाइक करते जाना, है ना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो ये जब तक ये मेहनत सफल नहीं होगी, जब तक कि 5-10 हजार बच्चे इसको देखें नहीं, इनके पास ये सामान नहीं पहुंचे कि भैया अर्थव्यवस्था या किसी भी सब्जेक्ट के पीछे ये पीपीटी के माध्यम से आप जो भूत बने हुए हैं अपने पास कुछ एसेट तो इकट्ठी करो तैयारी करने के लिए। तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि 20, 25, 30 विद्यार्थी जो भी, एक विद्यार्थी अपने 3 विद्यार्थियों को तो भेजना भैया, क्योंकि आनंद नहीं आएंगे जब तक कि भैया 5-10 हजार विद्यार्थी के पास ये सामान नहीं पहुंचे। अगला देखो, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर लेते हैं। कहाँ से विवाद स्टार्ट हुआ था? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से। और दोस्तों हमने क्या देखा, वर्तमान में हम देखते हैं समकालीन विश्व की जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो 3 प्रकार के अस्तित्व हमें इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। पहला आप सभी जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और मार्केट इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसको केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, मतलब कि कोई योजना केंद्र के द्वारा ही बन रही है। ठीक है, किसके द्वारा बन रही है? केंद्र के द्वारा ही बन रही है। देखो, और एक मैंने शब्द बोला था आपको यहाँ पर, बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बोला था। देखो समझते चलो शब्दों को ही। अब ये क्या हुआ था दोस्तों, ये कैसी अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ? बाजार की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। शब्द ही अपने बारे में बता देंगे। फिर हमने देखा तीसरी अर्थव्यवस्था वर्तमान के जो समकालीन विश्व में हमें देखने को मिलती है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो इसमें लिखना नहीं है, अगले पेज में आपको इसी प्रकार से
लिखना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसके 3 पार्ट करना, आप 3 पार्ट करना। और अभी आपको लिखना नहीं है, अब बस आप समझते जाना। और जब आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको यहाँ पर जो मैं कीवर्ड बताऊंगा केवल कीवर्ड लिखने हैं। ऐसे ही आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखने हैं, केवल कीवर्ड लिखना है, पूरा आपको लाइन नहीं लिखनी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आपको ऐसे ही यहाँ पर कीवर्ड लिखने हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका रिवीजन बहुत सरल हो जाएगा। चिंता मत करो कि आप पैराग्राफ वे में आपको अभी ये नहीं लिखना है, कीवर्ड लिखना। तो पहली अर्थव्यवस्था समझ लें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं और मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो किस पर छोड़ दी जाती है, बाजार पर छोड़ दी जाती है। मतलब बाजार ही तय करता है कि कितना सामान बनना चाहिए और किस कीमत पर बनना चाहिए और उसका खरीदार क्या चाहता है। ये सारा किस पर डिपेंड हो जाता है, ये सारा डिपेंड हो जाता है भैया आपके बाजार पे। मतलब कि बाजार के द्वारा जितनी भी बाजार एक्टिविटी चलेंगी अर्थव्यवस्था की, तो वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ गए दोस्तों। तब आपको क्या लिखना, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको बिल्कुल नहीं लिखनी। आपको जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ध्यान रखना, क्योंकि आप ये वर्ड समझ जाओ एक बार, फिर आपको उसमें जो कीवर्ड होंगे क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ की वर्जन को समझते चलना। देखो दोस्तों, जब मार्केट इकोनॉमी होती है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था को आप बाजार पे छोड़ दीजिए, तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसा कंज्यूमर डिमांड करता है ना, प्रोड्यूसर वो ही बनाते हैं। और जिसमें प्रोड्यूसर को लगता है ना लाभ नहीं है, वो आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। सपोज करो आपको ये जैसे पेन है, पेन के लिए आपको लगता है कि भैया ऐसा पेन बने कि जो बहुत लंबा चले और जिसमें से इंक भी नहीं टपके और मेरी शर्ट की जेब भी गंदी नहीं हो। तो कंज्यूमर के डिमांड के अनुसार आप क्या देखेंगे, इस प्रकार के पेनों की भरमार हो जाएगी बाजार में। ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद कंज्यूमर की डिमांड है कि भैया जो पेन है ऐसा पेन होना चाहिए, बार बार रिफिल चेंज करने का संकट नहीं होना चाहिए। तो बाजार ने क्या किया, बाजार ने कंज्यूमर की मांग समझी और आपको यूज एंड थ्रो करने वाला पेन पकड़ा दिया। ठीक है, कि काम में लो और फेंक दो। ठीक है, तो ये भैया आपकी इकोनॉमी को कौन डिसाइड कर रहा है, कंज्यूमर के माध्यम से डिसाइड हो रही है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है। और उसको पूरा कौन कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है प्रोड्यूसर। तो उसमें दो चीज आ गए, प्रोड्यूसर कैसे काम कर रहा है, उपभोक्ता को देखते हुए काम कर रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की इकोनॉमी में उपभोक्ता भी अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र भी होता है। मतलब कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको यही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब जब कंज्यूमर स्वतंत्र होता है तो कंज्यूमर तो वही खरीदेगा ना जो उसकी यूटिलिटी हो। और दूसरा पक्ष आता है उत्पादक, और उत्पादक भी उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र होता है जिनकी मांग अधिक होती है। क्लियर है। अच्छा, और उपभोक्ता ऐसा काम क्यों करता है, जब स्वतंत्र होता है तो आप सभी जानते हैं कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, इसलिए वो स्वतंत्र होता है कि मुझे मेरे लिए क्या चीज जरूरी है उस पर मुझे ध्यान देना है या मुझे उसी को खरीदना है। अब देखो, अब मैं आपसे कुछ चीज बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, किसे, क्या और कितना उत्पादन तथा उपभोग करना है, इस संदर्भ में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैंने एक बहुत बड़ी लाइन बोल दी इसके लिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किसको क्या करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या खरीदना है, किसे खरीदना है, इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार शक्तियों की जो स्वतंत्र अंतर क्रियाओं से तात्पर्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना मांग एवं पूर्ति शक्तियों को स्वतंत्र अंतर क्रिया करने के लिए छोड़ देने से होता है। मतलब कि भैया कि एक टर्म मैंने बोला लेसेज फेयर है। क्या टर्म बोला मैंने आपसे, लेसेज फेयर है। ये ऐसा टर्म होता है कि इसके अंतर्गत बाजार की एक्टिविटीज को क्या करते हैं दोस्तों, बाजार के ऊपर ही छोड़ देते हैं, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। तो आप समझ गए, मैंने कुछ कीवर्ड बोल दिए बात ही बात में, जैसे कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अभी आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखना, लिखना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है, लिखवा दूंगा अभी हाथों हाथी। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा,
भैया इसमें जो होता है, उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है, और इसी प्रकार से उत्पादक भी केवल वही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और इसको उत्पादन करने के लिए वो स्वतंत्र भी होता है, कोई उस पर प्रेशर नहीं होता, जिनकी डिमांड अधिक होती है। और भैया वो क्यों बनाएगा ये अधिक? अधिकतम लाभ कमा सके। समझ गए? तो कैसी इकोनॉमी की बात कर दी मैंने? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मैं वो कीवर्ड बताता हूँ। देखो, पहला ही कीवर्ड मैंने आपसे लिखा, जैसे लेसेज फेरे एंड प्राइवेट ओनरशिप होती है, इसको मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अहस्तक्षेप की नीति। क्या दोस्तों? हस्तक्षेप की नीति। अब आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है? और जो ये टर्म बोल रहा हूँ लेसेज फेयर है, इसको भी अवश्य लिखना, LAI, नीचे लिख लेना दोस्तों, ये ना, ये टर्म आपको ध्यान में रहनी चाहिए, लेसेज फेयर है। और इसको आप ये भी कर सकते हैं प्लस प्राइवेट ऑनरशिप। ये क्या हो गया? इसका पहली विशेषता होगी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हस्तक्षेप की नीति होती है। अब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ गया ना कि भैया हस्तक्षेप की नीति क्या होती है, जिसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, किसमें, किसे खरीदना है, क्या खरीदना है, और कितना उत्पादन करना है, इस पर क्या होता है दोस्तों? सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा, अब दोस्तों देखो, ध्यान रखो, अगर प्रोड्यूसर को स्वतंत्रता है क्या बनाना, कितना बनाना, तो क्या होगा इसमें दोस्तों? कंपटीशन बहुत हाई होगा। क्या? कंपटीशन पर बेसिकली आपको बल मिलेगा। तो दूसरा इसका कीवर्ड क्या हो गया? प्रतियोगिता पर बल। तीसरा पॉइंट देखो, इसमें भैया जितनी भी बाजार की या पूंजीवादी इकोनॉमी में कैसे चलती है, ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। तो आप क्या लिखेंगे? तीसरा कीवर्ड, मांग एवं आपूर्ति। अच्छा, चौथा पॉइंट सर, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर केंद्र में क्या होता है? बाजार की शक्तियां। बाजार की शक्तियां में कंज्यूमर भी आता है तो उत्पादक भी आता है। चौथा इसमें कीवर्ड हो गया बाजार की शक्तियां। चलो, तो चार कीवर्ड पकड़ में आ गए। अर्थव्यवस्था के प्रकार आपने देखे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपसे कुछ बड़े अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के बारे में बात करी थी, वो सारे कीवर्ड्स में आ गए, है ना? देखो, आपको समझना जरूरी है, और इन कीवर्ड्स को आप जब बार बार रिवाइज करेंगे ना दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में आती चले जाएंगे। पैराग्राफ पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगली भैया कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसके नीचे मैंने एक वर्ड और लिखा था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखो, सपोज करो दोस्तों, यदि आपके मेंस में ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसमें आपसे ये करके पूछा जाता है कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के द्वारा मिलने वाली बाजार को आर्थिक गति की समीक्षा कीजिए। अब चक्कर वहीं पड़ जाएगा कि भैया ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या थी? तो भैया ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। क्या? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की इसकी योजना कहाँ से बन के आ रही है? कहीं सेंटर से बन के आ रही है, ठीक है? तो क्या, कैसी अर्थव्यवस्था है ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देशन कैसे होता है? किसी सेंट्रल अथॉरिटी या सरकार के द्वारा होता है। मतलब कि भैया इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी आर्थिक क्रियाएं जो होंगी उनका निर्धारण कौन कर रहा है? या तो कोई सरकार कर रही है या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है। ये कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, समझ गए आप? कि वहां पर होने वाली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उसका निर्धारण या दिशा निर्देशन कौन कर रहा है? सरकार या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है, ठीक है? मतलब कि वस्तुओं तथा सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए कि लोगों द्वारा उपभोग किए जाने के लिए पर्याप्त हो। बस वो इतना देखते हैं कि आपकी जिंदगी आराम से कैसे चल जाए, बस उतना ही आपको क्या करना है? उत्पादन करना है। और ये निर्णय सरकार ले लेती है इसके अंतर्गत। समाजवाद की अर्थव्यवस्था है ये। अच्छा, और आर्थिक दृष्टिकोण से ये कैसी अर्थव्यवस्था नजर आती है आपको? क्या आपको ये फ्री इकोनॉमी नजर आ रही है क्या? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नजर आ रही है क्या? आ रही है क्या दोस्तों? अंशु यादव जी नमस्ते। लॉरी मिश्रा जी, संभव तो हो सकता है कि इसका जो थंबनेल हो ना वो गलत हो,
है ना। बेसिकली अपनी इकोनॉमी की क्लास या स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका थंबनेल मैं कल मैं चेंज करा लूंगा। और 12th का बेसिकली जो मैटर है ना एनसीईआरटी की बुक का, वो एक्चुअली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था पूरा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आपके सपोज करें कि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सटीक नहीं थी, है ना। तो उसमें से क्या काम का है वो मैं इसमें जोड़ता चलूंगा ना, और साथ ही साथ अब इस टॉपिक को आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम नोट्स भी तैयार करते चलेंगे, है ना। तो भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या फ्री इकोनॉमी है क्या? नहीं, फ्री इकोनॉमी तो यह है, क्योंकि भैया यहाँ पर बाजार का कोई, सॉरी, सरकार का और कोई सेंट्रल अथॉरिटी की कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहलाएगी। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो आपके स्टेटमेंट्स में प्री में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे नाम तो बहुत सुना था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन स्टेटमेंट में जो पूछा उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमने क्या देखा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? तो भैया पहली चीजें तो देखी कि यहाँ के संसाधनों पर किसका नियंत्रण और स्वामित्व होता है? सरकार का। क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, संसाधन आगे सरकार का स्वामित्व स्लैश नियंत्रण, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना, मांग एवं आपूर्ति पे डिसाइड करता है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर दोस्तों बाजार, बाजार की शक्तियां, मांग आपूर्ति प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि ये जो तीनों पॉइंट थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इन समाजवाद की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नहीं होते। वहां कंपटीशन होगा क्या? कंपटीशन कैसे होगा? जब सरकार ही तय करेगी, तो कंपटीशन किस में करवा लोगे? दूसरा, मांग और आपूर्ति पे डिसाइड नहीं होता, सरकार तय करती है कि इस साल इनको केवल गेहूं गेहूं खिलाएंगे, चावल नहीं देंगे, ठीक है ना। समझ गए ना। तो ये बेसिकली ना तो प्रतियोगिता पर इस पर बल दिया जाता है, ना मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हैं, और बाजार की शक्तियां तो भूल ही जाओ जो डिसाइड करेंगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अच्छा, और एक चीज का इसमें दो वर्ड का ध्यान रखो। जैसे इसमें लिखा था ना मैंने कि ये प्राइवेट ओनरशिप, इसमें ओनरशिप किसकी रहती है? निजी अवधारणा की, निजी स्वामित्व की अवधारणा इसमें काम नहीं करती है, ठीक है। निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती इसमें ना, नो प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रख लो, इसमें उत्पादन और मूल्य पर किसका नियंत्रण होता है? ऐसे लिख लेना, उत्पादन और मूल्य, उत्पादन और मूल्य पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। इतना ही लिखना है, जितना मैंने आपको समझाया ना इसमें इतना ही लिखना। थोड़े दिन मान लो ये बातें। अगला देख लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम देख लेते हैं कि ये मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। देखो दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी में संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होता है? स्वामित्व होता है। क्या? राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होता है? स्वामित्व होता है। हम देखते भी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। और हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। मतलब कि आर्थिक क्रियाओं को तो बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि बाजार को हमने कैसे छोड़ दिया कि भैया आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी करेंगे वो मार्केट के अनुसार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकार यह भी नियंत्रण बनाए रखती है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना कंजम्पशन करना चाहिए। आप प्रोडक्शन कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कंज्यूमर चाहता है वह भी करें, लेकिन उसमें हम कुछ देखेंगे कि आपकी मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक ही बड़ी कंपनी बाजार पर आधिपत्य कर ले, और ये नियंत्रण कौन करेगा? इसके अंतर्गत सरकार करेगी, ठीक है। मतलब कि समाजवाद की विशेषताएं भी आपको इसमें देखने को मिलती है, और पूंजीवाद की भी विशेषताएं देखने को मिलती है। यहाँ सरकार आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप अवश्य लिखना, ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लेना कि यहाँ सरकार आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए
आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। देखो, हस्तक्षेप केवल उसी कंडीशन में करेगी जब हमारे आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना की बात आएगी। ठीक है, समाजवाद में ऐसा नहीं होता। समाजवाद में तो आपके कंपटीशन कर रहे हैं तो वह भी बैन है। समझ गए ना डिफरेंस? हम यहाँ पर हमारा समाजवाद का कौन सी विशेषता हमने ली है? जब हमें समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना कर रही तब सरकार हस्तक्षेप करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कीवर्ड आप ध्यान रखना क्या क्या लिखोगे कि संसाधनों पर, जैसे इस पे संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण था, इस पर क्या था? इसमें तो हस्तक्षेप की नीति थी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अब लेकिन इस पर क्या देखते हैं आप? संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या है दोस्तों? देखो, ये संसाधन ही पॉइंट चल रहा है, इसका संसाधन पॉइंट ये, इसका संसाधन पॉइंट ये और इसका संसाधन पॉइंट ये, मतलब कि राज्य प्लस निजी, इन दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है संसाधनों, राज्य का भी निजी का भी। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पे बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ काम करते हैं। क्या? बाजार प्लस गैर बाजार। गैर बाजार क्या हो गए दोस्तों? गैर बाजार ऐसे हो गए कि भैया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज बिक रहा है, तो सैनिटाइज बेचने पर सरकार ने एक तरीके से रोक लगा दी थी। क्या? कि भैया, आप अगर सैनिटाइज ज्यादा कीमत पर बेचोगे तो आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये कहाँ पर संभव है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही संभव है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कैसी मूल्य पद्धति आप काम में लेते हो? मिश्रित मूल्य पद्धति काम में लेते हो, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म काम में लेते हो। क्या देते हो? जैसे कि दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि लाइफ बॉय का आप सैनिटाइजर लेने जाएंगे तो उसकी कीमत छोटे की सरकार ने फिक्स कर दी कि 50 ml की कीमत आप 25 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, और वैसे वो आता था 35 या 40 रुपए का। ठीक है, तो उसकी फिक्स करती कीमत कितनी? 25 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है? मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म है। क्या? मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म है। और अगला दोस्तों, इसके अंतर्गत कल्याणकारी भावना रहित रहती है। किसके अंतर्गत? मिश्रित इकोनॉमी में। कि हमें जब सामाजिक और आर्थिक न्याय करना होता है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। किसमें? कल्याणकारी, कल्याणकारी भावना निहित होती है। तो आपने क्या देखा कि तीन वर्गीकरण, मतलब तीन प्रकार देख लिया आज आपने अर्थव्यवस्था के। आप जो सब जानते थे, लेकिन हमने इसको आज थोड़ा गूढ़ रूप में समझने का प्रयास किया। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आप मुझे तीन एग्जाम्पल बता दोगे तो आनंद आ जाएंगे। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी कहलाती है। अब मुझे आप तो एग्जाम्पल दो किसी देशों के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देशों के एग्जाम्पल दो। जल्दी बताओ एग्जाम्पल, पूंजी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल दो भाइयों। अरे भाइयों, तीन एग्जाम्पल दो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आपके। गलत ही दो, मुझे बताओ, लेकिन आप मुझे बताओ आप। अब सामने होते तो पकड़ पकड़ के पूछ लेता कि बता, बता सुजीत, बता कौन सी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बताओ मंडल, बताओ अनिमा जी, बताओ। अरे बीबा जाजी, मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जैसे सुजीत सिंह जी ने बताया यूएसए। एक तो ये हो गई। मुझे दो देशों के नाम और बताओ। अंशु यादव जी, ऑडबिया कुमारी जी, बीबाजा जी ने अमेरिका। हाँ, अमेरिका तो भैया सब जानते हो, इसके अलावा मुझे दो देशों के नाम और बताओ। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका को तो आपको बताना ही नहीं है। अनुराधा कुमारी जी, देखो, रातों की नींद उड़ा दोगी मुझे अगर यदि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चाइना का एग्जाम्पल दोगे तो। रूस समाजवादी, देखो अभी आगे मत बढ़ो, अभी केवल मुझे इतना बताओ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार जो अर्थव्यवस्था की हमने बात करी थी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कंपटीशन होता है, वहां पे डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे आपको कोई देश ध्यान में आते हैं क्या? जैसे यूएसए में आप देखते हैं, फ्रांस। फ्रांस आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। और बताओ, और बताओ, दो देश और बताओ। मैं बता देता हूँ। आप देखो, एक दोस्तों ध्यान कर लो, अमेरिका के पास में ये कनाडा। क्या? कनाडा। कनाडा भी कौन सी दोस्तों, कैसी कंट्री है? कैपिटलिस्ट कंट्री है। देखो, एक है ऑस्ट्रेलिया। क्या? एक है ऑस्ट्रेलिया। जब आप कभी न्यूज पढ़ेंगे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो दोस्तों आज के समय में देशों की आईआर डिपेंड करती है टोटली इकोनॉमी पर। तो यदि आपको यह ध्यान रहा कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था चलती है उसका प्रकार कैसा है, तो अब आईआर में बहुत अच्छा एनालिसिस लिख पाओगे कागज पे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी लिखने में। समझ गए?
कि भैया फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एक और ध्यान रखना दोस्तों, एक अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और एक और कर लो ब्राजील। देखो ये दोनों तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हो गई, यूएसए और कनाडा। ठीक है, ये आपने यूरोप का एग्जांपल दे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, ये भी कैसा है दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अच्छा अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम बताओ मुझे। अब इसमें रूस का एग्जाम्पल नहीं देना आपको, क्या, रूस का एग्जाम्पल नहीं देना। न्यूजीलैंड, ठीक है, पुष्पेंद्र कुमार जी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में रूस का एग्जाम्पल नहीं देना आपको। रशिया का नहीं देना, रशिया के अलावा बताओ शबाना जी। ऑडवीरिया कुमारी जी ने, अरे ऑडवीरिया कुमारी जी तुम भी रातों की नींद उड़ाओगे। अरे भैया भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या, मरवाओगे दोस्तों। हाँ, शबाना जी ने बोला चाइना। एक्चुअली क्या है, चाइना में समाजवाद का कुछ अंश है। सुजीत कुमार ने बोला जापान। अरे भाई बबलू जी चाइना। देखो भैया तुम सब जितने भी जो जवाब दे रहे हो ना, मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपको धीरे धीरे इनके बारे में कई चीजें ध्यान में आनी चाहिए। देखो भैया, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे चीन और ये रशिया के बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, इनके अलावा आपको बताना था, फिर भी रूस, चीन, इन दोनों को छोड़ के यदि मैं बात करूं, तो दोस्तों ये जितने भी बिगड़ेल देश है ना, आपको सारे दिख जाएंगे ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले। जैसे चीन है, चीन का किससे याराना है, नॉर्थ कोरिया से। किससे है, नॉर्थ कोरिया से है। किम जोंग जो आप देखते हैं ना, मोटा सा न्यूज में दिखाते हैं सन की आदमी, ऐसे ही दोस्तों एक वियतनाम है, वियतनाम में भी यही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक दोस्तों क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा कहाँ पर है दोस्तों, साउथ अमेरिका के अंतर्गत आ जाएगा ना। हांगकांग, कोरिया, कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया। पोलैंड, ठीक है, वाह वाह वाह, कई ऐसे नाम आ रहे हैं जो मुझे ही नहीं मालूम है वैसे। ठीक है ना, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और क्यूबा। अब देखो दोस्तों, कभी भी आप आईआर पढ़ो ना, तो विशेष ये ध्यान रखना कि आईआर के अंतर्गत किसी भी देश की इकोनॉमी का कैसा प्रकार है, तो आप क्या बहुत अच्छे तरीके से उनकी रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का क्या अन्य देशों के साथ संबंध बनेंगे, अच्छे से आप एनालिसिस कर पाएंगे ना। अच्छा, मिश्रित इकोनॉमी तो आप सभी जानते हैं, भारत। अच्छा, भारत के अलावा मुझे आप 3 एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल और दे दीजिए। जर्मनी, ठीक है, भारत के अलावा 2 एग्जाम्पल दीजिए मुझे मिक्स इकोनॉमी के। मैं दे देता हूं आपको। एक तो दोस्तों ध्यान रखना, टॉप का देश नॉर्वे। ये मैंने एग्जाम्पल दोनों क्यों दिए हैं, क्योंकि एचडीआई में इनका बहुत ऊंचा स्थान है ना। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम बताते हैं, उनपे इनका बहुत ऊंचा स्थान है, मतलब टॉप पे रहते हैं ये। तो दोस्तों आज आपने क्या देखा, पहली चीज आपने देखी अर्थव्यवस्था के, आज हमने पढ़ाई शुरू कर दी भैया, और पढ़ाई कन्वेंशनल रूप से हटके करिए। देखो दोस्तों, दो तरीके हैं, या तो ये सफल रहा ना, तो भैया मैं नोट्स आपको इस तरीके से बनवाता रहूंगा, या मुझे लगा कि नहीं भैया इसका बच्चों को लाभ आप नहीं ले पा रहे हो, या मैं सपोज करो कि मुझे इसी प्रकार के बालक मिले हैं कि भैया वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे, तो मैं फिर इसको क्या करूंगा दोस्तों, फिर मैं इसको कीवर्ड्स पे आ जाऊंगा वापस। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों। और यदि इसको आपको सफल बनाना है, तो अपने जितने भी मित्र हैं उनसे बोल देना कि भैया कल इस क्लास को तो बैठ के देख ले। तो क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आप अकाउंटेंस हो गए ना इस सिस्टम से, तो आपका दोस्तों की धीरे धीरे मेहनत लगेगी, लेकिन आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप समझो इस बात। और एक बार तैयार हो गए ना, तो आप उसको रिवीजन के माध्यम से, अब बेसिकली जैसे ही ये टॉपिक में फिनिश करूंगा, तो आपको प्री के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड कोई मेंस का प्रश्न भी बताऊंगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, जो हमने पढ़ा है उसमें से प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जो भी आप विद्यार्थी हैं, प्रयास करना है कि भैया कम से कम 5-10 हजार बच्चों के पास नहीं पहुंचाना, तो बेकार रहेगी आपकी भी और मेरी भी मेहनत। तो आज हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में देखा। अपने जब आप नोट्स बनाओ, तो जैसे मैंने आपसे कहा वैसे बना ही लेना रिलीजियसली, इधर उधर जो आप टाइम खराब करते हो उससे बढ़िया ये काम कर लेना। और फिर डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद आर्थिक क्रियाएं लिखना, उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखना, और जो मैंने आपसे बोला था कि आपको ये वाला इतना 20% एरिया खाली रखना है, उसमें ये
आपको क्या लिखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के बुक यहाँ पर लिखना, और बाकी पेज खाली छोड़ते जाना। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो मेरी आपसे बातचीत हुई है, इनकी ये कीवर्ड्स लिखना, ऐसे ही कीवर्ड लिखना, और उसके बाद इनके एग्जाम्पल भी लिखना, जैसे कि ये जो कंट्रीज इनके एग्जाम्पल लिखना। क्यों? कई बार क्या होता है दोस्तों, उस कंट्रीज में तो आप कभी गए नहीं, कभी हम वहां पर जाके अनुभव किया नहीं, इसलिए भूल जाते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था थी। अगर यहाँ लिख लेंगे तो कभी आईआर में आपके ये काम आ जाएगा। और यह सारे एग्जाम्पल आप इनके नीचे यहाँ पर लिख लेना। तो क्या होगा, आपके 2 पेज ये अभी तैयार हो जाएंगे। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम कैसे वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है। बेसिकली दोस्तों हम इकोनॉमी का एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलेंगे। उसके बाद हम फिर सीधे किस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं किसी राष्ट्र की आय, है ना। देखो क्या होता है दोस्तों, बैंकिंग वैंकिंग लेके सीधे आना बड़ा आसान होता है, बच्चों को आनंद आ जाता है, क्योंकि उसमें सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते जाऊंगा। तो क्या होता है, बच्चा बंद के रह जाता है। लेकिन मेरा मोटो क्या है कि आप बेस से ही साथ साथ मेरे बढ़ते चले, जब बैंकिंग में आएंगे तो बैंकिंग को भी निपटा लेंगे। तो कल से कम अपने 3 दोस्तों के साथ ये डिस्कस करना, और उनको भैया बिठा देना, और भैया लाइक कर देना। कवियों को आनंद आता है तालियों से, और मेरे को इस मेहनत का आनंद आएगा आपके लाइक से। काश ये ऑफलाइन क्लास होती तो आपके चेहरे देख के मेरा भी खून बढ़ जाता है ना। चलो ठीक है दोस्तों, आज यही समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे। और जितना बोला है इसको साथ साथ लिखते जाना, है ना, लिखते जाना साथ साथ। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, अच्छे से रहना, सवेरे उठेंगे, और प्रभु आपको अवश्य जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से अवश्य आपको लाभ देगा। और चाइना की ऐप सारी उड़ा देना, और आज से चाइना का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दो, कि 1 वर्ष में कैसे भी करके इसका हार्डवेयर को भी हमें बॉयकॉट करना है, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि पुनः, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से नींद लेना, और अपने माता पिता का खूब आदर सम्मान करना, और चाइना को खत्म करने में आज से ही लग जाना। ओके। और ये मैं डाल दूंगा, ये बेसिकली जो मैं एनोटेट किया है, ये मैं कल एक साथ इन दोनों एनोटेशन को अपने टेलीग्राम ऐप पर डाल दूंगा ना। तो आपको बच्चों ये बेसिकली ओवरव्यू मिल जाएगा इसका ना।